अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज धक्कम पेल शोर शराबे हंगामे के दौरान हुकूमत ने बड़ी अहम कानून साजी पास करवा ली है मुश्तरका सेशन से पार्लियामान के। हालांकि अपोजिशन गई थी टफ टाइम देने के लिए, दरमियान में ऐसा लम्हा आया भी जब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई और दोबारा वोटों की गिनती करवाने को कहा गया, खासकर जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक बिल है उसके ऊपर। लेकिन फिर हमने देखा कि हुकूमत ने बिल्स पास करवा ही लिए। सबसे अहम बिल, सबसे अहम लेजिस्लेशन जो आज हुई है वो इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक ही हुई है। कुलभूषण यादव से मुतल्लिक भी एक बिल पास करवाया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन जनाब अपोजिशन कहती है कि इन लोगों ने एक तो जो तरीका कार अपनाया आज वो दुरुस्त नहीं था, दूसरा वो कहते हैं कि जो ईवीएम्स को इन्होंने इंक्लूड किया है, जो आई वोटिंग की बात की है इन्होंने, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और हम इसको चैलेंज करेंगे कानूनी तौर पर। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी ईवीएम्स इज इक्वल टू ईवल एंड विशियस मशीन्स। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोटिंग का हक है उसके तरीका कार से मुतल्लिक कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की तर्ज पर होना चाहिए। तमाम तर इशू को डिस्कस करने के लिए हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूं कि क्या हुकूमत का इस तरह से बिल मंजूर करवाना दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें हफीजुल्लाह नियाजी साहब, महमद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक इब्हाम दूर कर दें, बिलावल ने जब वॉकआउट किया पार्लियामेंट से उसके बाद भी इन्होंने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात इस चीज़ के ऊपर उठाए कि कुछ मुशीरान बैठे थे उनको भी शामिल किया गया। फिर ये भी कहा गया कि जी जो मुश्तरका इजलास के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, उसके मुताबिक तो 222 वोट्स चाहिए थे, इनके पास अक्सरियत थी नहीं, बुलडोज करवाएं। क्या राय है आपकी इसके ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो अवाम था इसको तो क्लियर कर दिया गया था, आइन पढ़ के बताया गया वहां पर, और जो मौजूदा अराकीन होते हैं उस पर आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से वो तो हुकूमत के पास थी। तो नंबर गेम को यहाँ पे इशू बनाना मेरे ख्याल से वो तो कोई दुरुस्त बात नहीं होगी। नंबर्स वाजे थे, ऑपोजिशन के कम थे, हुकूमत के ज्यादा थे। अभी फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगर आप समझते हैं कि आपके पास है 223 अरकान तो आप टीवी पे किसी खाने पे बुला के दिखा दे तो हम मान जाएंगे आपकी बात। तो नंबर तो ऑपोजिशन के पास नहीं थे। लेकिन जहां तक जो बुनियादी सवाल है आपका कि क्या इस तरीके से ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए, क्या इस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, मेरे ख्याल से हर कोई कहेगा कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक कंसेंसस बहुत जरूरी है। खासतौर पे जब आप एक मेजर शिफ्ट करने जा रहे हैं कि आपके यहाँ हमेशा पेपर बैलेट इस्तेमाल होता है और अब आप चाहते हैं कि वोटिंग मशीन्स के जरिए हो, आप ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट देना चाहते हैं, तो वो इस तरह की तरामीम जब भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ होंगी, खासतौर पे उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि इदारा है जिसे इलेक्शन कराने हैं, उनकी मंशा जब शामिल हो, उनका अप्रूवल शामिल हो, तो फिर वो ऑब्वियसली ज्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि अब एक अभाम रह जाएगा, ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद रह जाएगी और ये सारा जो मामला है ये मुतनाज़ा रह जाएगा। इसके एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, इसीलिए ऑपोजिशन ने इसको चैलेंज करना का भी, हाँ जी, दूसरा ये जो इल्जाम लग रहे हैं दुरुस्त कह रहे, इसीलिए ऑपोजिशन ने इसको चैलेंज करने का ऐलान भी किया ना। उनको लाया गया है, वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये चीज फिर पूरे मामले को मुतनाज़ा बना देती है। आज डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा कि लाया गया है और बड़े एक सार्केस्टिक अंदाज में, तंज़िया अंदाज में हंसते हुए कह गए वो ये बात। तो अगर इस तरह के सवाल उठेंगे कि किसी को लाया गया है, क्या जोर जबरदस्ती के जरिए ये वोटिंग करवाई गई है, तो वो चीज बात को मुतनाज़ा बना देती है। बट हैविंग सेड दैट, मेरा पहले दिन से ये मौकिफ है कि टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें। आप इंडिया की मिसाल उठा के देखें, ईवीएम जब इस्तेमाल हुए हैं तो वहां की जो डे टू डे इलेक्शन है, जो इलेक्शन डे है, उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा। अच्छा, थोड़ी सी आगे से बात हो गई, ठीक है, ये थोड़ी सी आगे की बात होगी। शहजाद, मैं चीज न्यायी साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। लेकिन मैं न्यायी साहब से पूछना चाहती हूँ कि अब जब ऑपोजिशन इस कानून को चैलेंज करने की बात करी है अदालत में, न्यायी साहब, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बड़ा चैलेंजिंग होता है, बड़े स्ट्रॉन्ग कोई ग्राउंड्स चाहिए होंगे ऑपोजिशन को। क्या आपको लगता है अदालत में सस्टेन कर पाएगा अपना इतराज ऑपोजिशन? देखिए जी, तो मेरिट पे हुआ तो मैं तो जितने वो क्लास सीनियर वो क्लास से मेरी बात हुई है तो उससे कहते हैं कि जी बिल्कुल ये अनटेनेबल है और सस्टेन नहीं कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि दूध का जला फूंक के पीता है। हम आरटीएस फ्लैग इन वे टेक्नोलॉजी थी ना, और उस इलेक्शन का नाम भी आरटीएस इलेक्शन पड़ गया 2018 में। शहजाद भाईजान इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, देने को आज स्विट्जरलैंड की भी दे सकते हैं, जर्मनी की भी दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हमारा जो कैरेक्टर है
उसको भी सामने रखें कि ये किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चीज के जो हमारे जो इक़्तिदार है, जो मुक़्तदिर तबका है, सिवाय वो धोखाधड़ी और फ्रॉड के अलावा उनको कुछ नहीं आता। जब भी ये कोई कहते हैं कि हम आपके लिए कोई सूदगी ला रहे हैं किसी फ्रंट के ऊपर, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे हमारी इक़्तिसादियात, तो खुदा गवाह है कि रात नींद नहीं आती कि ये जरूर कोई वारदात डालने जा रहे हैं। आरडीएस वर्सेस अच्छा ईवीएम, इनमें क्या फर्क है? आप जिस मुल्क के अंदर पहले आप उसका रास्ता ढूंढते ब्रीच करने का और उसमें से देखते हो कैसे हमने फायदा उठाना है, उसके बाद वो करते हो। दूसरी बात यह कि क्रेडिबिलिटी क्या है जो लोग ला रहे हैं, हम क्यों इतमार करें? मैं फेयरली इमरान पे इतमार करना चाहता हूँ। मैं ये आपकी बात लेके जाना चाहती हूँ शहजाद के पास, मुझे छोटी सी ये बात बता दीजिएगा। जब आप ये कहते हैं कि कंटेस्टेबल तो है ये, लेकिन ग्राउंड्स कितने सॉलिड है इस वक्त ऑपोजिशन के पास कि अदालत उनकी बात को एंटरटेन भी करेगी? अदालत में दो चीज होती हैं, एक मेरिट होता है, एक मेंटेनेबिलिटी होती है। मैं कहता हूँ जब मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है तो मेरिट में बाद में डिस्कस करूंगा। तो लगेगा कि जैसे मैं मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आपकी जो गुजारिश की है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है मेंटेनेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द नेशन, बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर हैंडलिंग इट। और जो बंदे इसको लाना चाह रहे हैं उनके ऊपर वो मैं कह रहा दूध के जले छाछ को फूक फूक के पीते हैं। हम इनसे एक सुराग से 2000 दफा ने डसवाया है, हर फील्ड पे डसवाया है। डू यू एग्री? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सब देन आई हैव टू मूव ऑन टू मेमल एज वेल। शहजाद, डू यू एग्री कि मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है इस एक्ट जो आज पास हुआ है? देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रहा है कि कौन सी पिटिशन मेंटेनेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। बुनियादी तौर पे क्या देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा कानून पास किया जाए जो कि आपके आईनी मैंने मेंटेनेबल उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, मैंने तो मेंटेनेबल कहा है अपने आर्गुमेंट के अंदर कि जो अलीना ने मुझे कहा है कि जी दो चीजों में मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि मेरे सामने आया इसकी डिस्कस करना, इसकी मेंटेनेबिलिटी है या इसका कोई मेरिट को मैं डिस्कस करूं। तो मेरिट मैंने बहुत सारे आर्गुमेंट मेरिट के खिलाफ दे सकता था, मैंने जान के मेरिट पे नहीं दिए और मैंने कहा ये मेंटेनेबल ही नहीं है मेरे सामने, यानी कि मैं इसको खातर में नहीं लाता हूँ इसको। शहजाद मेरे कहना गलत समझे, अदालत भी वैसे ही सोचती है जैसे आप सोचते हैं शहजाद? ठीक, अच्छा ठीक है शहजाद की अदालत भी वैसे ही सोचती है जैसे न्यायी साहब सोचते हैं। जी, तो ये मैं आपको बताऊं कि देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि कौन सा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मेंटेनेबल है और किस पे वो फैसला दे सकते हैं। दो तीन बुनियादी चीजें हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के बाहर कोई चीज होगी उस पे सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड, उस कानून साजी को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। पिछले 2017 में जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते थे, तो साथ में ये भी फैसला आ गया था कि वो अपनी पार्टी की सदारत भी नहीं रख सकते। तो उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 जो है पीएमएलएन ने इसी तरह पार्लियामेंट में बुलडोज किया था। आज वो बुलडोज कर रहे हैं, उस वक्त पीएमएलएन ने वो कानून जो है बुलडोज किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। और उसकी वजह ये थी क्योंकि वो कहते हैं कि जब 62-63 जो आइन है उसके मुताबिक आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं रह सकते, तो फिर आप उस पोजीशन पे कैसे रह सकते हैं जहां पे आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, ईवीएम के केस में क्या होगा? क्या मेहमल कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो रही है यहाँ पर? हाँ, मेहमल क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो रही है कि आई वोटिंग के ऊपर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है? जी ठीक है, नहीं देखिए मेहमल की भी राय जानना चाहती हूँ इसमें। मेहमल, हाँ जी अलीना, पहली तो चीज जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या इस तरीके से ये करना दुरुस्त है, तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जैसे कि मैंने कल भी बात की थी कि इलेक्शंस तो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम, तो ये तो आपने जिस तरीके से आज ये पास हुए हैं, जो बुनियाद फिर आपने डाल दी है, और इतने बड़े इशू के ऊपर आपने इलेक्शंस जो अभी हुए ही नहीं, 2 साल अभी रहते हैं, उनको आपने होने से पहले ही मुतनाज़े कर दिया। तो ये अगर इस तरीके से ये तो जमहूरियत के अंदर तो ऐसा नहीं होता। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या इलेक्शंस जो है अगर इस तरीके से हो तो उससे सारी पार्टीज इफेक्ट होती हैं। जाहिर बात है खाली कोई रूलिंग पार्टी के लिए तो नहीं एक चीज होती है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कंसेंसस बिल्कुल होनी चाहिए थी, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। अगर नहीं जिस तरीके से हुआ है आज,
तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये जमहूरियत के खिलाफ है। अच्छा, जो आप दूसरी बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी तो खैर ऑपोजिशन तो कह रही है कि वो चैलेंज करेंगे, हर फोरम पर करेंगे। कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी बात हुई, जिस तरह अभी शहजाद ने बताया, स्ट्राइक डाउन तो सुप्रीम कोर्ट कर ही सकती है चीजों को, वो डिपेंड करता है कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थी। एक और चीज जो वो है कि प्रोसीजरल इशू कि किस तरीके से पास हुआ, इसके ऊपर भी कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भी एक वजह बनाई जा सकती है। अगर जो है ये जब कोर्ट में जाएगा तो जाहिर बात है कोर्ट का फैसला होगा रीना, हम तो नहीं इधर बैठ के डिसाइड कर सकते कि आया कि पहले ऑपोजिशन कोर्ट जाए फिर कोर्ट ने क्या करना है। लेकिन बुनियादी जो चीज है कि आपने सीरियस है इस दफा ऑपोजिशन कोर्ट में जाने के बारे में, हमने पहले भी देखा ऐलान बड़े बड़े हुए, हम कोर्ट जाएंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन गए नहीं। अभी तक तो अलीना देखिए कहा जा रहा है, और ऑपोजिशन अभी तक तो जिनसे भी ऑपोजिशन में बात भी हुई है वो लोग अभी तो पब्लिकली भी यही बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये लीना, इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये बात की थी कि वो ऑपरेशनली पॉसिबल शायद नहीं है उनके लिए इस तरीके से ये करना, तो इसके अंदर इबाम भी है। फिर ये ठीक है बात कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन एक पिलडैट ने बड़ी अच्छी इसके ऊपर एक वर्कशॉप भी कराई थी, तो उसके अंदर बताया ये गया था, एक्सपर्ट जो थे ईवीएम के ऊपर, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 167 सेल्फ डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसीज हैं, जिनमें से 8 ममालिक जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और 9 ने बंद कर दिया इस्तेमाल करना, और कुछ गालिबन 6 ममालिक हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जरूरी तो नहीं, कोई इतनी जल्दी तो नहीं थी ये सब करने की कि इस तरीके से बुलडोज करके। अच्छा, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट भी होगी अगर तो ये जाती है अदालत में, तो आई एम श्योर इन सारे टेक्निकल इश्यूज के ऊपर डिबेट होगी अदालत में भी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। जरा दीगर पहलू भी आज जो डिस्कस हुए हैं को भी हम जेरे गौर लाएंगे, और जो हमारा बुनियादी सवाल, लेकिन एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, उसके बाद सोहेल वड़ाइच साहब की राय जानते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को डिस्कस कर रहे हैं। सोहेल वड़ाइच साहब, नंबर्स पूरे थे नहीं थे, अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि हुकूमत के पास तो नंबर्स ही पूरे नहीं थे, इन लोगों ने फिर भी बुलडोज करवा दिया है, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? ये तो आप बताएंगे ही। जरदारी साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का तज्जिया किया है, उसके ऊपर भी जरा तज्जिया फरमा दीजिएगा। कहते हैं कि बेशक जितना मर्जी जोर लगाएं, जो मर्जी बीज लगा लें, फल कोई और ही खाएगा। जी अलीना, देखें, पहली तो बात है कि गैर जानिबदारी से अगर देखा जाए तो आज हुकूमत को फतह हासिल हुई है, और जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया, और अपोजिशन जो दावे कर रही थी कि उसके पास तादाद है या हुकूमत के पास तादाद नहीं है, वो गलत साबित हुए। तो एक तो मादी फतह का उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, ये सही है कि असूली तौर पर अगर वो सबको कंसेंसस के साथ मिला के लेजिस्लेशन करते तो वो ज्यादा देर पा होती, क्योंकि ये देर पा नहीं है। ये आज अगर अपोजिशन इसको नहीं मानेगी तो कल जब भी वक्त मिलेगा, जब भी उन्हें मौका मिलेगा, वो इसको लेजिस्लेशन को चेंज कर देंगे और फिर इसका फायदा नहीं रहेगा। तो बुनियादी बात तो ये है कि जो भी लेजिस्लेशन करनी चाहिए, खासकर की इश्यूज के ऊपर, जैसे कि ईवीएम है, जैसे कि ओवरसीज पाकिस्तान। सर, लेकिन अगर हुकूमत को फतह हुई है और आप समझते हैं कि हुकूमत की एक विक्ट्री है, तो क्या ये आगे भी स्मूथ सेलिंग होगी या फिर आने वाले दिनों में कुछ हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा? पहली तो मेरा तो ख्याल है, देखें, जो भी चीज है, सच्चा तो बात यह है कि आज अपोजिशन हारी है और हुकूमत जीती है, और इस जीत के जाहिर है वो फवायद भी उठाएंगे। लेकिन बात बुनियादी ये है कि हम तो ये इखलाकी भी बात करते हैं ना, कि इखलाकी तौर पर ज्यादा बेहतर होता कि अगर ये कंसेंसस के साथ लेजिस्लेशन करते। ये वन साइडेड जो लेजिस्लेशन होती है, चाहे आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी कर लें, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो अल्टीमेटली अनडू हो जाती है। चाहे अभी नहीं होगी तो 5 साल के बाद हो जाएगी, फिर फायदा नहीं होता। तो ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए की इश्यूज के ऊपर जो कि बाद में रद्द ना हो। दूसरी बात यह है कि जो जरदारी साहब ने कहा है वो तारीख का सबक है, कि तारीख में देखते रहे हैं कि जो नवाज शरीफ बोते रहे वो अगलों को काटना पड़ा, बल्कि उनको खुद काटना पड़ा। आपने नैब लॉज चेंज नहीं किए, आप खुद उन नैब लॉज की गिरफ्त में आ गए। आपने करप्शन के बारे में अमेंडमेंट्स नहीं की, आप सारे खुद वो भुगत रहे हैं। अभी भी खान साहब जो कर रहे हैं तो वो खुद भुगतेंगे। इस वक्त उन्हें एहसास नहीं हो रहा
कि अगर नैब लाज में मैंने तरमीम ना की तो कल को सारी पीटीआई अंदर जाएगी, कल को सारी पीटीआई को ये भुगतना होगा। मेरा ख्याल है कि ज्यादा अक्लमंद वो हुक्मरान होता है जो मुस्तकबिल बीन हो, जो मुस्तकबिल को देखे, और ये मुस्तकबिल को नहीं देख रहे। मेरा ख्याल है कि ये लेजिस्लेशन मादी फतह होने के बावजूद एक इखलाकी तौर पर गिरावट का निशान है, और इखलाकी गिरावट जो है वो अल्टीमेटली आपको नुकसान देती है। अच्छा शहजाद, थोड़ी सी टेक्निकल अगर गुफ्तगू करें तो आज बिलावल ने एक तजवीज़ दी है ओवरसीज वोटिंग से मुतल्लिक। वो कहते हैं कि जी जिस तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट करने का हक है, उस तरीका कार पर बनाएं, हमें एतराज़ कोई नहीं है, बेशक ओवरसीज की राय शामिल करें, लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ होना चाहिए। अभी जो हमारे पास ये अमेंडमेंट है इसमें तरीकाकार वज़ा नहीं किया हुआ, क्या आपको लगता है हुकूमत इन लाइन्स पर गौर कर सकती है? दो सीटों पे तो ये है ना, जैसे कराची में दो है, पंजाब में हो जाती है, जो वैली की सीट से वहां पे आप जाके वोट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत भी यही चाहती है। हुकूमत क्या कह रही है कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी या मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और आपका वोट रजिस्टर्ड है जेलम में, तो आपको ये हक होना चाहिए कि आप बाहर बैठे हुए जेलम में वोट कास्ट कर सके। इसी तरीके से अगर आपका ताल्लुक गुजरात है, गुजरात के हल्के से आपका ताल्लुक है, तो आप बाहर बैठ के गुजरात में वोट कास्ट कर सके। ये बुनियादी मकसद है हुकूमत का। अब इसमें दो तीन तरीके हैं जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, और कहीं फेज वाइज होते हैं, कहीं कुछ इलेक्शंस में होते हैं। एक तो हमारे यहाँ भी आपको पता है कि जो जैसे एम्बेसी का अमला होता है, कॉन्सुलेट का अमला होता है, वो पाकिस्तान नहीं आता वोट करने के लिए। उनके लिए तो ये सहूलत है कि वो बाहर बैठ के वोट कर देते हैं। इंडिया में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, एक तरीकेकार ये है कि आप इंटरनेट वोटिंग करें, उसके ऊपर सस्पिशन बहुत ज्यादा है कि वो शायद हैक हो जाए, आपका वोट तब्दील हो जाए, तो उस पर मेरे ख्याल से किसी का एतबार नहीं होगा। फिर एक और बात जिस पर इंडिया इस वक्त गौर कर रहा है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज जो भी शख्स बैठा हुआ हो, वो किसी को नॉमिनेट कर दे और वो शख्स उसके बिहाफ पे जाके हल्के में वोट डाल दे। अब वो एग्जैक्टली उसकी डिटेल मैकेनिज्म तो क्या होगी, वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, बट उसमें यह है कि आप किसी शख्स को नॉमिनेट करेंगे जिसका ताल्लुक उसी हल्के से होगा, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, वो आपके बिहाफ पे जाके वोट डाल देगा। इस पर अब इंडिया काम कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ तौर तरीके जिस तरीके से जिसके जरिए आप वोट करवा सकते हैं। बट आप दुरुस्त कह रही है कि अभी तक हुकूमत ने इस पर वाज़ेह नहीं किया। आज भी फवाद ने कहा है उनसे, जब पार्लियामेंट बाद में इसको वाज़ेह कर देगी, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि तरीकेकार क्या होगा वो। ठीक, तरीका क्या है। सुहेल साहब, आप एक्सपर्ट हैं, आपने आजाद कश्मीर के इलेक्शंस को बड़ी क्लोजली फॉलो किया है, आप बताइएगा वहां पर क्या तरीका कार होता है, और कुछ आप ऐड भी करना चाह रहे हैं? देखें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये इतना आसान नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी का जो वोट है इसका फैसला करना। अगर आप स्पेशल सीट्स रख देते हैं वो तो आसान है कि लेट से आप ये कह देते हैं कि यूरोप की 2 सीटें कर दें, एक अमेरिका की कर दें, गल्फ की 2 कर दें, और उनके इलेक्शन हो जाएं, एम्बेसियों में लोग वोट डाल दें, ये तो आसान है। लेकिन अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन की जनरल सीटों के ऊपर आप 272 सीटों के ऊपर वोट डलवाएंगे लोगों से वहां पे, और वहां पे उसके पोलिंग स्टेशन बनेंगे दुबई में या सऊदी अरब में या फलाना, तो वो एक मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल काम होगा और वो करना मुश्किल है। तो इसलिए जब तक ये प्रोसेस तय नहीं होता उस वक्त तक तो यही पॉसिबल लगता है कि शायद स्पेशल सीटों पे स्पेशल सीटें होंगी और स्पेशल सीटों पे होगा। क्योंकि अगर आप जनरल इलेक्शन में डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को वोट डलवाएंगे कि लेट से दुबई के अंदर बंदा बैठा एनए 74 में वोट डालना चाहे या एनए 75 में वोट डालना चाहे, तो उसको वहां बैलेट बॉक्स, लेकिन मैम ये बड़ा स्ट्रेंज नहीं है, आप दुरुस्त कह रहे हैं सुहेल साहब, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेंज नहीं है कि हुकूमत ने लेजिस्लेशन तो पास करवा ली लेकिन अभी तक तरीकाकार वजह नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि इन्होंने कुछ सोचा ना? नीना, उन्होंने तो शायद सोचा होगा, उसके ऊपर तो खैर हो भी रही है बातें, लेकिन बात ये कि इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर ही तय करना है, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन ही उन्हें फिर बताएगी कैपेसिटी है नहीं है। क्योंकि देखिए ओवरसीज पाकिस्तान की वोटिंग के अंदर तो कोई बज़ाहिर उनको जो राइट है उस राइट में तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल होता है, या तो आपकी वो तो एक कानूनी हक है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। ये तरीकाकार वजह करना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, ब्रेक लेनी है जी, हमें फौरन हमें ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं, दूसरे सवाल को डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। एक और इशू डिस्कस करते हैं, आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है और उसके ऊपर आज मरियम नवाज ने भी तबसरा किया है। वो है गिलगित बल्तिस्तान के जो अपीलेट कोर्ट है उसके चीफ जज राना शमीम का बयान हलफी, और फिर गुज़श्ता रात शाहजेब खानजादा के साथ उनके बेटे का इंटरव्यू जिसमें बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं बेटे ने। पहले तो वो कुछ कहते हैं कि जी ज़्यादातर बातें हैं जो वालिद साहब उनको बताते नहीं हैं, सिर्फ महदूद इन्फॉर्मेशन है उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि उनको मालूम नहीं था कि वालिद साहब लंदन से नोटराइज कराएंगे हलफनामा। ये भी कहा कि वालिद साहब का नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता रहा है। मरियम नवाज कहती हैं कि जनाब नवाज शरीफ के हक में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई है, उम्मीद थी एक दिन सच सामने आएगा। मुतालबा करती हैं कि जनाब सजाओं को अंडू करके नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी किया जाए। इसके ऊपर सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि जो इंकशाफात हुए हैं इनके बाद तहकीकात कैसे होनी चाहिए। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। शहजाद, क्या राय है आपकी, कैसे तहकीकात हों? लेकिन इससे पहले जरा हमें ये बताएं कि आप भी बाहर जाने से पहले इजाजत लेते हैं वालिद साहब की? देखिए, मेरे ख्याल से ज्यादा रेलेवेंट सवाल अहमद एहसन साहब का ये होता कि आप बाहर जाने से पहले अपनी बेगम से इजाजत लेते या नहीं लेते। और ये सवाल अगर शाहजेब से भी किया जाता तो मेरे ख्याल से फिर उनके लिए भी जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, जैसे किसी के लिए भी होता, मेरे लिए या सोहेल साहब के लिए, किसी के लिए भी। तो हर एक के लिए नहीं होता इतना मुश्किल। सवाल थोड़ा सा वो गलत कर गए मेरे ख्याल से अहमद साहब। बट देखिए, एक वालिद की क्या जिंदगी है और उसके बारे में उनको कितना पता है, ये तो हर किसी के घर में डिफरेंट कहानी होगी। बट आप उनके वकील हैं, आप उनके बिहाफ पे पेश हुए हैं और आप ये आके एतराफ कर रहे हैं कि मेरे वालिद ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, वो तो सिर्फ मुझे ये कहते हैं गेट आउट, सिट डाउन, स्टैंड अप, ओके, अल्लाह हाफिज। तो मेरे ख्याल से ये वकील क्या पेश होके करेगा जब वालिद साहब को इन्फॉर्मेशन ही नहीं शेयर कर रहे। और ऐसा नहीं कि अभी केस होना है, उस दिन समाअत हो चुकी थी और ये सारे सवाल जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्लाह साहब ने किए भी थे। हाँ। देखिए, मेरे ख्याल से एक तो वैसे ही जो डॉक्यूमेंट था, जो उनका एफिडेविट है, वो हेड से पे मैं वैसे सुना। हाँ। तो पहले एक सवाल था कि वो साबित कैसे करेंगे तमाम बातें। मैं वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी सोहेल साहब। देसी पेरेंट्स हाउस होल्ड होते बड़े सख्त है, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, हो सकता है ना पता हो। आपकी क्या राय है? एक जुमला अलीना अगर मैं मुकम्मल कर लूं कि उन्होंने जब तफसील से बताया कि नवाज शरीफ से है उनकी और इसके अलावा वो उसकी पार्टी के मेंबर रह चुके, तो मेरे ख्याल से अब इस एफिडेविट की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम रह गई है। ठीक है जी, सोहेल साहब आपकी क्या राय है? अलीना, इस डॉक्यूमेंट की अहमियत तो है, अहमियत इसलिए है क्योंकि ये तसव्वुर और तासुर पहले से मौजूद है कि नवाज शरीफ को जो सजा दी गई तो सिर्फ अदलिया का तसव्वुर नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे अनासर थे, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था और ये सारे अनासर ने मिलकर नवाज शरीफ को सजा दी, पनिश किया और इसमें सारे लोग मिले हुए थे। ये एक तासुर है। अब इस तासुर को बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं जो हकीकत बख्श नहीं है। जाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो इसको जुटला भी रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस तरह के तारीखी वाकयात होते हैं उनकी हकीकत एक दिन खुल के रहती है। और ये भी वाकया कि किस तरह से ये सारा कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और किस तरह से न्यायालय का फैसला हुआ, ये भी खुल के रहेगा। तो ये 2-3 वाकयात। अच्छा, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया, हालांकि मैं चाहती थी कि इस बात के ऊपर हम थोड़ी सी डिबेट करें। जैसे शहजाद कह रहे हैं कि इसकी साख मुतासिर हुई है, बहुत से और लोगों की राय भी है। महमद जल्दी से बता दीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको टेकअप कर रहा है, क्या आपको लगता है कि यही फोरम तक पहुंचेगा या फिर कोई और फोरम होना चाहिए? नहीं, देखिए रीना, पहली चीज ये एलिगेशन बहुत सीरियस है और जिस तरह सोहेल साहब ने कहा है ये बात कोई पहली दफा राना शमीम साहब की बात नहीं है, इससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब भी कर चुके हैं। वो तो उस जमाने के कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इतने सालों बाद क्यों, उन्होंने तो उसी वक्त ये बात करी थी, चंद दिन इस वाकये के बाद ही उन्होंने कर दी थी 2018 के अंदर। फिर खाली वो बात भी नहीं है, अगर ये कह दे कि जी के क्योंकि इनकी एफिलिएशन है PMLN के साथ तो ये डिस्क्रेडिट हो गए, तो इस तरह से तो फिर हमें मालूम है कि साकिब निसार साहब के भी जो कंडक्ट था उनकी भी एफिलिएशन काफी वाज़ेह थी कि वो किस तरह से थी। तो ये असल में अब कोर्ट ने इवेलुएट करना है उनकी, जब उनकी टेस्टिमनी होगी वो क्या एविडेंस देते हैं, वो क्या चीज होती है, ये तो कोर्ट ने इवेलुएट करना है कि क्या वाकई ऐसी चीज होती है कि नहीं, ये कोर्ट इवेलुएट करेगा। शहजाद सवाल तो साकिब निसार साहब से भी होंगे, साकिब निसार साहब से भी सवाल होंगे, ठीक है, उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन ये कहना कि हम कोर्ट दुरुस्त। आप लोगों ने अपनी अपनी राय बता दी, सोशल मीडिया पर आप भी अपनी राय शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।